हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्बिट्ररी लेसन्स। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और ये वीडियो देखने से पहले आपने यूनिट 12 का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लिया होगा क्योंकि ये उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो अब हम आते हैं मेनली जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो है मेटाफिजिकल पोएट। अब इस पार्ट से हम उनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो 17th सेंचुरी थी, वहाँ से जो एक रिलीजियस पोएट्री थी उसकी शुरुआत हुई। अब जो डॉन, हर्बर्ट और मार्वेल है, इनके बारे में तो हम डिटेल में इनकी सारी पोएट्री वगैरह हम आगे डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। तो इस वाले पार्ट में हम इन तीनों के अलावा जो उस वक्त के फेमस पोएट्स थे उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं हेनरी वॉगन पे, जिनका जन्म हुआ था 1621 या 22 में, कंफर्म डेट नहीं पता है। तो इनका उस वक्त 2 साल में से कभी इनका बर्थ हुआ था। ये जो थे न्यूटन सेंट ब्रिजेट्स, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ट्विंस केस में पैदा हुए थे और ये बड़े वाले भाई थे। ट्विंस में जो थे वो बड़े वाले भाई थे। इनके जो पिताजी है वो वेल्श फैमिली से आते थे। जो हेनरी थे, इन्होंने अपनी बीए की डिग्री नहीं की, पूरी नहीं कर पाए। इन्होंने लॉ भी पढ़ा है, मेडिसिन भी पढ़ा है। ये अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूँ तो ये एक रॉयलिस्ट थे, जो रॉयलिस्ट की साइड लेते थे, और इन्होंने सिविल वार जो उस वक्त हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। तो क्योंकि उन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट किया है तो उनको जंग लड़ने का और जेल में रहने का भी एक्सपीरियंस रह चुका है। इनके जो 2 बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे वो भी इसी वॉर मिलिट्री ऑपरेशन में मारे गए। तो उन्होंने बचपन मतलब काफ़ी यंग एज से ही मौत और इन सब के बारे में उन्होंने देखा है। उसके अलावा इनका ही जो भाई था, क्योंकि ये जुड़वा हुए थे, राइट, तो इनका ही जो छोटा वाला भाई था वो भी बहुत ही ज़्यादा बीमार हुआ और वो उसकी डेथ हो गई। तो उसके बारे में भी इनकी बहुत सारी पोएम्स में हमें इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं जहाँ वो डेथ के बारे में बात करते हैं। क्योंकि उन्होंने बचपन से ये सब वॉर, दोस्तों की डेथ, भाई की डेथ सब कुछ देखा है, तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। अब इनकी अगर फेमस वर्क्स की बात करें तो उन्होंने काफ़ी सारे ट्रांसलेशंस किए हैं। उसके अलावा उन्होंने काफ़ी कुछ अलग पोएम्स भी लिखी हुई है। इनका जो करियर है उसे 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला फेज जो है वो है गे एंड एलिगेंट लव लिरिक्स, जो कि खुश खुश सब कुछ अच्छा अच्छा लव लिरिक्स उन्होंने लिखे, जो कि 1646 में पब्लिश हुए थे। फिर द सेकेंड फेज जो है वो है द कोर ऑफ वॉगन्स पोएट्री स्ट्रेचिंग फ्रॉम 1647 से 1650। ये 3 साल इन्होंने उनकी पोएट्री के बारे में लिखा है। और फिर जो थर्ड फेस है उसे हम कहते हैं तालिया रेडिविवा, जो कि 1678 में पब्लिश हुआ था। इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अब इसके बारे में अगर बात की जाए हेनरी के बारे में, तो हम ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। तो यूजुअली ऐसा होता है कि हम डेथ या मौत को हम सभी गलत तरीके से देखते हैं, या मौत को बुरा माना जाता है कि इसके बारे में अच्छे से कोई बात नहीं करता, या अगर किसी ने मौत की बात की तो उसे नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। लेकिन जो वॉगन थे, इनके लिए डेथ कोई बुरी चीज़ नहीं थी। वो तो कहते थे कि जो डेथ है उससे हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो हमारी बॉडी से निकलकर फ्री हो जाती है। इनका एक पोएम है फेलिसिटी, उसमें इन्होंने ये लाइन दी है, डियर ब्यूचियस डेथ द जूल ऑफ जस्ट, यानी कि ओ खूबसूरत मौत, तुम ही हो जो जस्ट यानी जस्टिस जिसकी हम बात करते हैं, तुम उसका आभूषण हो। तो अब उनके हिसाब से, हेनरी के हिसाब से ऐसा है कि जैसे कोई जो हमारी जो आत्मा है वो एक सितारे की तरह है, और जो हमारा शरीर है वो एक टूम है, यानी कि कब्र है। तो वो कहते हैं कि अब अगर तुम इस सितारे को किसी कब्र में डाल दोगे तो उसकी जो लाइट है वो उस कब्र में ही दब के रह जाएगी। लेकिन जब तुम उसे उस कब्र से निकाल दोगे, उसकी कन्फाइनमेंट से निकाल दोगे, तो वो लाइट जो है वो सब जगह जाके फैलेगी। तो उनका यही कहना है कि इसी तरीके से जब हमारी जो आत्मा है वो हमारे शरीर से बाहर निकल आती है तो उसे उसकी अस्तित्व से उसकी पहचान होती है, तब वो उसकी फुल ग्लोरी में आती है। और इसीलिए वो कहते हैं कि हमें मौत को बुरे तरीके से या गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। और इसीलिए उनकी जो पोएम्स भी है, वो जब इसको मौत के प्रति आकर्षित करने वाली वो पोएम्स लिखते हैं, तो उसमें हमें ये नहीं कहना चाहिए अरे ये इंसान तो पागल है, सिर्फ मौत के बारे में लिखता है, नहीं। क्योंकि उसको उन्होंने एक इच्छा, उनकी इस इच्छा के रूप में लिया है कि जब इनकी मौत हो जाएगी तो उनकी जो आत्मा है उसको एक रिचर लाइफ, एक और अच्छी लाइफ और स्पिरिट मिलेगा। तो वो डेथ को जो है वो एक रिलीज़ की तरह देखते हैं कि इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है, हम छोटी छोटी चीज़, पैसा, ये वो, ग्रोथ, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, बोलते हैं कि इन सब का तो वैसे भी कोई मतलब है नहीं। इन सब से वो मौत को एक छुटकारे के रूप में देखते हैं। तो ये है हेनरी वॉगन, इनके बारे में, इनकी पोएट्री के बारे में। अब ऑब्वियसली हर पोएट्री की कोई ना कोई बुराई करने वाला तो ज़रूर होगा ही। तो इनको भी क्रिटिसिज्म मिला, हर किसी को मिलता है, तो इनको भी मिला। अब इनके बारे में क्रिटिसिज्म ये था कि इनकी पोएट्री जो है वो बहुत ही मिस्टिकल है,
बहुत वेग है, शैडोई है, यानी कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे क्लियर नहीं है, कंसाइज और क्लियर नहीं है कि हाँ हमें सब समझ में आए, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेटाफिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं या वो डेथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनके लिए ऑफन कहा जाता है कि इनकी पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं है, तुम किसी चीज़ पे होल्ड नहीं कर सकते। और ये भी इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी पोएम्स की शुरुआत और अंत तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं ये थोड़ा लचक जाते हैं, बीच में इनकी पोइट्री थोड़ी ऊपर नीचे ऐसी हो जाती है। तो और इसके अलावा इनके ऊपर जो दूसरे क्रिटिक्स ने जो कहा है वो ये है कि इनकी पोएट्री जो है लूज टेक्सचर और इनका स्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं है। इसमें बीच बीच में कई बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजेस उन्होंने यूज़ किए हैं, लेकिन ओवरऑल पूरी पूरी पोइट्री की अगर बात की जाए तो इनकी वोकेबलरी भी लिमिटेड है। उतने उतने वर्ड्स, कुछ जो उनको 10-15 वर्ड्स जो है वही वो बार बार यूज़ करते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी पोइट्री बोरिंग हो जाती है, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। फिर इनकी काफ़ी सारी पोइट्री में इन्होंने मिस्ट्री के बारे में बात किया है कि जो फेलियर्स हैं वो उसको एक मिस्ट्री की तरह लेते हैं। और इनकी बहुत ही हमें बहुत सारे पोएम्स में ये देखने मिलेगा कि इनकी ऐसी डिज़ायर है कि वो भगवान का चेहरा देख सके, कि हमारे आसपास ये जो सब कुछ धूल में मिला हुआ धूल सब इस तरीके का है, इसको हटा के वो भगवान का चेहरा देखना चाहते हैं। तो ये भी उनके पोएम्स में हमें काफ़ी जगह देखने मिलेगा। इनके फेमस वर्क की अगर हम बात करें तो वो है मैन, पीस, रीजनरेशन, क्रॉक क्रोइंग, द रिट्रीट एंड द नाइट। ये इनकी फेमस पोएम्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया इनके बारे में कि इनका बैकग्राउंड क्या था। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पोएट जो कि हैं रिचर्ड क्रॉशा। इनका जन्म हुआ था 1612 के आसपास और इनकी डेथ हुई थी 49 में। अब ये जो है रिचर्ड क्रॉशा, इनका भी जो जन्म वो इंग्लैंड में हुआ था। ये विलियम क्रॉशा के जो बेटे थे, और जो विलियम क्रॉशा ये भी बहुत ही फेमस प्रीचर और राइटर थे प्यूरिटन के। जब ये जो मिस्टर रिचर्ड थे ये सिर्फ 3 या 4 साल के थे तभी इनकी माँ की डेथ हो गई थी। तो इनकी माँ जो थी उनकी माँ की डेथ हो गई तो इनकी एक स्टेप मदर थी, वो इनका ध्यान रखती थी। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि स्टेप मदर वो प्यार तो नहीं दे सकती जो कि असली माँ देती है। फिर उसके बाद हुआ ये कि इनके पिताजी की भी डेथ हो गई। तो उसके बाद उनके पिताजी की डेथ के बाद उनके पिताजी के 2 लॉयर फ्रेंड्स थे, उन्होंने इनको पाला पोसा और बड़ा किया। अब क्योंकि इनके माता पिता दोनों की डेथ बहुत ही जल्दी उनके समय में हो गई थी, जिससे कि ये बहुत सेंसिटिव नेचर के थे। इनके जीवन में सबसे पहला टर्निंग पॉइंट जो हम कह सकते हैं वो तब आया जब इनको चार्टर हाउस में एडमिशन मिल गया 1629 में। ये वहाँ पे रहे, इन्होंने वहाँ पे रिलीजन के बारे में पढ़ा, बहुत कुछ उन्होंने पढ़ाई की, क्योंकि उनकी संडे एक्सरसाइज में ही ये सब चीज़ें आती थी, रिलीजन के बारे में पढ़ना। उन्होंने वहीं पे लैटिन पढ़ी, ग्रीक पढ़ी, उन्होंने सारे गॉस्पेल्स पढ़े, एपिस्टल्स पढ़े, और उसके बाद उन्होंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1632 में। अब जो क्रॉशा की पोइट्री है ये फॉलोइंग ग्रुप्स में डिवाइड होती है, जैसे कि हर किसी की स्टेजेस होती है, राइट। तो इनकी भी पोइट्री वो इन स्टेजेस में डिवाइड होती है। सबसे पहला ग्रुप जो है जिसे हम कहते हैं एपिग्रामेटा साक्रा, जो 1634 में पब्लिश हुआ था। जो सेकंड एंथोलॉजी है वो है स्टेप्स टू द टेम्पल, जो कि 1646 में पहला एडिशन पब्लिश हुआ, और फिर 1648 यानी 2 साल बाद उसका बड़ा वाला एडिशन पब्लिश हुआ। फिर जो इनका तीसरा कलेक्शन है वो है द डिलाइट ऑफ म्यूजिस, और उसके बाद फोर्थ एंथोलॉजी है जो है वो है कार्मेन डियोनोस्ट्रो, जो कि 1652 में पब्लिश हुआ था। अब आपको याद है कि हेनरी का जो भगवान का आइडिया था वो क्रॉशा के आइडिया से वो कैसे अलग है, ये हमें यहाँ पता चलेगा। जो क्रॉशा है उनका आइडिया है कि भगवान जो है वो हमें देने वाले हैं, वो हमें प्यार करते हैं, वो हम सबको प्यार करते हो, जो भी कुछ है वो हमारा अच्छा ही चाहेंगे। जबकि डॉन और हर्बर्ट जो है उनका कंसेप्ट ये है कि भगवान जो है वो हम पे बहुत चिढ़ते हैं और उन्होंने हमें पनिश करने के लिए यहाँ दुनिया में भेजा हुआ है, और जो भी उनके कहने के अनुसार नहीं चलेगा उसे बहुत ज़्यादा सज़ा मिलेगी। तो ये जो क्रॉशा है उनको भगवान का ये आइडिया अच्छा नहीं लगता है कि तुम भगवान को इस तरीके से प्रोजेक्ट करो कि ये तुम्हें सज़ा देंगे और ऐसे करेंगे, ये सब इनको अच्छा नहीं लगता है। और इसीलिए उनका जो कहना है कि भगवान जो है वो एक बहुत ही रेडिएंट स्पिरिट है जो कि हम सबको हम बचाने के लिए है, वो हमको इन सब चीज़ों से मुक्ति दिला देंगे, ऐसा इनका कहना है। अब ऑब्वियसली इनका भी क्रिटिसिज्म है, क्रिटिक्स जो है उन्होंने इनके लिए भी कुछ ना कुछ कहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो क्रॉशा है वो बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल पोइट्री लिखते हैं, और उसमें हमें उनका पर्सनल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है, पर्सनल एगनी जो है, जो उनका अब बहुत ही अंदर का दुख है वो सब देखने में मिल जाता है। और इसीलिए उनकी जो पोएट्री है वो बहुत ही कंटेम्पलेटिव है। लेकिन क्योंकि वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो जो क्रिटिक्स है उनका कहना है
कि इसमें इंटेलेक्चुअल कंटेंट कम हो जाता है, जो सोचने वाली चीज़ें, दिमाग वाली चीज़ें वो कम हो जाती है, क्योंकि ये इमोशन के बारे में ही ज़्यादा बात करते हैं। अब क्रॉशो जो है वो बहुत ही उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की हुई है काफ़ी, और लाइक दूसरे दूसरे अलग अलग डिसिप्लिन्स में उन्होंने बहुत पढ़ाई की हुई है, लेकिन उनकी जो पोएम्स है वो ज़्यादातर रिलीजन के बारे में है, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में ज़्यादा पढ़ाई की है, उसमें उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है। और इसीलिए जो क्रिटिक्स है वो क्रॉशो की जो पोएट्री है उसको सेंटिमेंटली देखते हैं कि इनकी पोएम्स में सिर्फ सेंटिमेंट्स ही ज़्यादा हैं। इनके अगर कुछ फेमस वर्क्स की बात करें तो वो है द वीपर, A letter to the Countess Denbigh, Christus name, Our Lord in circumcision to his father। अब हमारे जो तीसरे फेमस पोएट हैं वो है थॉमस ट्रैहन। इनका जन्म हुआ था 1637 में। इनकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि वो हेयरफोर्ड के किसी शू मेकर फैमिली से आते थे और वो काफ़ी अमीर थे। उनका बचपन भी काफ़ी अच्छे तरीके से गुजरा है। उन्होंने मार्च 1, 1652 में इस कॉलेज में एडमिशन लिया ऑक्सफोर्ड में। उन्होंने वहाँ से अपना बीए कंप्लीट किया। फिर 1567 में वो वहाँ से निकले। फिर 1661 में उन्होंने अपना एमए किया और डिविनिटी यूनिवर्सिटी से उनको उनकी डिग्री भी मिली 1669 में। उन्होंने उनकी जो ज़िंदगी थी वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी सेटिस्फाइड थे। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे साल का 10 पाउंड्स जो मिलता है, मेरे कुछ लेदर के कपड़े हैं, मुझे ब्रेड और पानी मिल जाए, मेरे लिए बस उतना ही बहुत है। वो इतने कम में ही वो खुश थे, क्योंकि उन्हें उससे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए था। जो ट्रैहन है उनकी पोइट्री को काफ़ी पर्सनल पोइट्री में माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि ये पोएट्री उस वक्त बहुत ही सेल्फ आर्टिकुलेटेड और लिरिकल यानी गाने के जो होते हैं लिरिक्स, जो बहुत ही गाने के फॉर्म में होती है, उस तरीके की इनकी पोएट्री थी। और ट्रैहन की जो पोएट्री है इसमें काफ़ी सारे रिविलेशन होते हैं। अचानक से आपको चीज़ें पता चलेंगी, ऐसा रिवील कुछ वो कर देंगे। ये एक प्रॉफिट भी है और पोएट भी है। प्रॉफिट यानी जो पैगंबर जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो हमें इनोसेंस के बारे में बताते हैं, चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं, और पैदा होने से पहले जो जो चीज़ें हो रही थी उसके बारे में बता रहे हैं। ईडनिक यानी ईडन के गार्डन में जो एडम और ईव थे उनके गार्डन में जो चीज़ें हो रही थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। और फिर ये बताते हैं कि कैसे उनकी अंदर की इच्छा है कि वो इन सब मिस्टिकल डायमेंशंस में जाएं। तो इनकी जो पोएम्स है उसमें रीडर को ये फील होता है कि वो भी भगवान के साथ में उस वक्त है जहाँ क्रिएशन हो रहा है और सब कुछ। हेनरी वॉगन जो है ये हमारी बॉडी को सोल, और जैसे कि मैंने आपके पहले एग्जाम्पल में बताया था कि हमारी बॉडी को जो है वो टूम मान रहे हैं और जो हमारी आत्मा है उसको स्टार मान रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो बॉडी है वो आत्मा की लाइट को रोक रही है। लेकिन ट्रैहन जो है वो कह रहे हैं कि भगवान में मेरा फेथ इतना है कि मेरी जो आत्मा है उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, उसके अंदर की जो लाइट है वो तो अपने आप ही फैलेगी हर जगह, कोई भी टूम, कोई भी कब्र उसको रोक नहीं सकती है। इससे हमें पता चलता है कि जो हेनरी हैं उनको भगवान में कितना ज़्यादा फेथ है। उनका ये मिस्टिकल जो एक्सपीरियंस है ये उन्हें बहुत ही अलग एक कैरेक्टर देता है, क्योंकि कोई भी पोएट इस तरीके की बातें नहीं करता है, लेकिन ये करते थे, जिससे कि इनकी पोएट्री बहुत अलग हो जाती थी। ही फील्स दैट द जॉय एंड इल्यूमिनेशन ही एक्सपीरियंसेस इज़ नॉट सेल्फ रिगार्डिंग। वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मेरा ही नहीं है, सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, ये सभी को मिलना चाहिए, और ये भगवान के शब्द हैं तो ये सभी तक बंटने चाहिए। इनके अगर मैं फेमस वर्क की बात करूँ तो शैडोज़ एंड वाटर, हेवनली आइज़, ऑन न्यूज़, होसाना, रोमन फॉर्जरीज, क्रिश्चियन एथिक्स एंड अ सीरियस एंड पैथेटिकल कॉन्टेम्पलेशन, ये इनके फेमस वर्क हैं। तो ये हमने चारों इन पोएट्स के बारे में पढ़ा, और जो 3 हमारे मेन पोएट है डॉन हर्बर्ट, इनके बारे में हम बाद में, क्योंकि डेडिकेटेड यूनिट्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। अब इसकी मैं लास्ट पार्ट पे आती हूँ जो कि है अर्ली ऑगस्टिन्स। तो इन द मिड ऑफ 70s उस वक्त उन लोगों को लगा कि अब हमारी पोएट्री में कुछ चेंज आना चाहिए, कुछ अवेयरनेस आनी चाहिए। जो पोएट्री है वो लिटरेरी जो उस वक्त जो कुछ चल रहा है और सोशल चीज़ें, इनके हिसाब से पोएट्री में भी कुछ चेंज आना चाहिए। तो इस सेंस में उस वक्त के जो पोएट्स थे उसको हम ऑगस्टिन पोएट कहेंगे। इसमें जो सबसे पहले वो है हमारे एडमंड वॉलर, जिनका जन्म 1605 में हुआ था। इन्होंने जो इमोशनल एक्सपीरियंस है उनको बहुत ही पेचीदा नज़रों से इन्होंने चेक किया है। इनकी पोएम जो है वो सेल्फ बैनिश्ड पोएम है, क्योंकि अभी तक जैसे हमने देखा कि एडमंड की पोएम में कोर्टली लव चल रहा है बहुत, कि अरे वो कोर्ट में जो वो जो औरत है वो इतनी अच्छी है, इतनी बढ़िया, और जो पोएट है या जो उसका लवर है वो बस उसी के गुण गाए जा रहा है कि वो इतनी सुंदर है, उसकी आंखें इतनी सुंदर, उसके हाथ इतने सुंदर। तो इन्होंने कहा कि ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये सब औरतों की तारीफ़ें नहीं करनी है। उनको उनकी बुराई भी नहीं करनी, लेकिन उनकी तारीफ़ें भी नहीं करनी है।
वो चाहते हैं कि इससे हम कहीं आगे बढ़ें। तो और सडनली हमें लाइक किस तरीके की पोएम है, लेकिन सडनली इनकी इस पोएम का एग्जांपल दिया है जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने पूरी पोएम में बहुत उसकी तारीफ़ की और सब कुछ की, वो मुझे कितना दर्द देती है, दुख देती है, या मुझे उससे कितना प्यार है, सब कुछ होता है। और उनकी लास्ट लाइन में वो बोलते हैं द वाव आई मेड टू लव यू टू, जिससे हमें पता चलता है कि ये पोएट भी उससे कोई बहुत फेथफुल नहीं है, इसकी भी बहुत सारी दूसरी प्यार है इसके भी, और ये इसको भी प्यार करने का चाहता है, लेकिन वो दूसरी लड़कियों से भी प्यार करता है ऐसा। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो पोएट है ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और पोएट्री को इकट्ठा करता है, मर्ज करता है और उसे लोगों के सामने वापस लाता है। यही जो वॉलर हैं ये डिवाइन पोएम्स भी लिखते हैं, और ये इस तरीके की पोएम्स भी लिखते हैं कि सडनली आपको लास्ट आंसर में पता चलेगा कि अरे ये तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। फिर सर विलियम डावो, जिनका जन्म हुआ था 1606 में, डेथ हुई थी 1668 में। ये सेक्युलर और रिलीजियस दोनों पोएम लिखा करते थे। इनकी बहुत ही फेमस पोएम है द लेडी ओलिविया पोर्टर, जिसमें कि वो बताते हैं कि मैं अपनी बीवी को गिफ्ट देना चाहता तो हूँ, लेकिन जब मैं उसे डायमंड देने गया तो उसकी आंखें डायमंड की तरह हैं, इतनी सुंदर है कि मैं उसे क्या डायमंड दूँ। जब मैं उसे पर्ल देने गया तो उसकी आंखों में से जो आंसू निकलते हैं वो पर्ल से ज़्यादा सुंदर है। इस तरीके की पोएम उन्होंने एक लिखी हुई है और जो काफ़ी फेमस है। फिर जो तीसरे हमारे पोएट है वो है सर जॉन डेनहिम, जिनका जन्म हुआ था 1615 में और इनकी डेथ हुई थी 1669 में। अब ये जो है करेक्टनेस और डेकोरम पे जाते हैं। इनका प्राइमरी कंसर्न जो है, मेन इनका ध्यान है वो इसमें है कि पोएम में मेरे कॉमन सेंस हो और मेरी पोएम जो है वो एक अच्छे फॉर्म में हो। ये काफ़ी सोच समझ के डेलिबरेटली पोएम लिखते हैं, और इनका जो फेमस वर्क है वो है कूपर्स हिल। और लास्टली जो है वो हमारे अब्राहम कोली, जिनका जन्म हुआ था 1618 में, इनकी डेथ हुई थी 1667 में। जो कोली जो है वो एक क्रॉस रोड पे थे, क्योंकि जो पोएट्री थी वो मेटाफिजिकल पोएट्री से कहीं ना कहीं ऑगस्टिन पोएट्री की तरफ बढ़ रही थी। तो जैसे मैंने कहा कि एक रात में चेंजेस नहीं हो जाते हैं, धीरे धीरे ये पोएट्री उस डायरेक्शन में जा रही थी, और ये उस क्रॉस रोड पे थे जब सब कुछ बदल रहा है, ये वहाँ पे थे। तो उनको मेटाफिजिकल कंसीट भी उन्हें काफ़ी पसंद था, लेकिन इस रेशनल ऑगस्टिन साइड पे भी इनका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। ये रॉयल सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर थे। जो रॉयल सोसाइटी थी वो साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ावा देती थी, और जो इन्वेंशंस और ये सब चीज़ें थी वो उनको बढ़ावा देती थी, मैथ्स, तो ये भी उसके एक पार्ट थे। तो कहीं ना कहीं इवन दो उनका इंटरेस्ट है मेटाफिजिकल वर्ल्ड में, लेकिन वो साइंस और इस सब में भी बिलीव करते हैं। अब इनका जो काम है, अगर उनके फेमस वर्क की बात करेंगे तो वो है ओड ऑफ विट, द चेंज, ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर क्रैश, ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर विलियम हैवी। ये इनकी कुछ फेमस वर्क है। तो इन दोनों, ये मेरा ये वीडियो और जो पहला वाला वीडियो है पार्ट 1, उसको मिला के हमारा यूनिट 12 ब्लॉक 3 का ख़त्म हो जाता है। नोट्स मैंने यहाँ अटैच किए हुए हैं, आप लोग बस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो और आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।